स्कूल को इतने अच्छे प्रकार से संभाल पाते हैं। कि आज अगर उन्होंने अपने एवज में एक स्कूल को चुनाव किया है तो सेकंड भूमिका एज अ पेरेंट मेरी हो जाती। शायद ये सभी पेरेंट्स को इस बात पे सोचना चाहिए। हमने बहुत से ऐसे स्कूल देखे हैं जहाँ पे एक क्लास में 60 70 बच्चों को भर दिया जाता है और फिर जब पीटीएम होती है तब पेरेंट्स कहते हैं कि आप हमारे बच्चे पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। प्री प्राइमरी के बच्चे इतने मासूम होते हैं कि उनको दीदी मम्मी इस टाइप के रिलेशन के साथ ही पढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से पढ़ाई तो आपकी अच्छी होगी। आपने बताया कि इतने अच्छे शिक्षक हैं, वहाँ पे अनुभवी शिक्षक हैं, लेकिन ऐसी कुछ मुख्य विशेषताएं जिससे स्कूल एक आकर्षण का केंद्र बनता है। ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल इस शहर का एक ऐसा स्कूल है जहां उन स्पोर्ट्स में से ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम। सर वाकई मतलब मेरे प्राउड बच्चे हैं। जैसे स्पोर्ट्स को आपने एक मुद्दा लेके चले, नीमच से इतने खिलाड़ियों को आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमारे पास काफ़ी एक्सपर्ट पर्सन है इसके लिए। छोटे बच्चों को पहले तो आपको ये इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। एक बच्चा जब पैदा होता है और जैसे ही वो 3 साल का होने लगता है तो सबसे पहला प्रश्न माता पिता के दिमाग में आता है कि इसको अब किस स्कूल में डालें। मतलब अपने घर में जो वंश आया है उसका सबसे पहला प्रश्न होता है कि इसको किस स्कूल में अब भेजा जाए। तो उस प्रश्न का हल आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से मिलेगा। ये केवल एक ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल का पॉडकास्ट नहीं था। इस पॉडकास्ट में जो आपको जानकारी दी गई है, क्या क्या सुविधाएं एक परफेक्ट स्कूल में होना चाहिए, वो आज आपको ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल की एक डायरेक्टर मैडम ने दी है। एक अच्छे स्कूल को संचालन करने का उनको बहुत ही अच्छा तरीका आता है और एक स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए ये उन्होंने आपको बताई है। तो दिस पॉडकास्ट नॉट ए प्रमोशन ऑफ ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल। ये पॉडकास्ट आपको केवल एक अच्छे स्कूल की जानकारी के लिए बनाया गया है। वेलकम टू द पॉडकास्ट शो पॉडकास्ट विद एचएस। मैं हेमंत शर्मा आप सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये हमारा स्कूल इन्फो पॉडकास्ट का पहला एपिसोड हम आपके सामने लाए हैं। जिस स्कूल का मूल उद्देश्य ही विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है, भले ही बात की जाए एक नर्सरी के विद्यार्थी की या बात की जाए 12वीं के उस विद्यार्थी की जो स्कूल को छोड़ने वाला है, इन दोनों के बीच की जो क्लासेस है उन सभी क्लासेस में विद्यार्थियों पर एक पैनी नजर रखना और उस पैनी नजर के जरिए उन सभी विद्यार्थियों को उस शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना, उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में बैठी हैं। मैं आपको सीधे मिलाना चाहूंगा ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर महोदया डॉक्टर गरिमा जी चौरसिया। मैडम आपका इस पॉडकास्ट शो में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। थैंक यू सो मच। मैडम बहुत अच्छी बात यह है कि आज भले ही हम इस पॉडकास्ट को आई थिंक आज डेट 1 मार्च हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये जब पॉडकास्ट रिलीज होगा वो डेट है 7 मार्च और उसी के अगले दिन 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज इस विश्व महिला दिवस पर वो पॉडकास्ट लॉन्च करने जा रहा हूं जहां पर हम महिलाओं को ये बताएंगे कि वुमेन्स एम्पावरमेंट होता क्या है। एक महिला अगर ठान ले तो वो क्या कर सकती है, जैसा आपने ठाना है। तो सबसे पहले मैं आपको और सभी दर्शकों के साथ विश्व महिला दिवस की अनेक अनेक बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच हेमंत। और आपके मंच से मैं सभी विश्व की महिलाओं को आज यहाँ से साधुवाद देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आज के दिवस की। जी, कैसे हैं मैडम आप? बहुत अच्छी। बहुत सारे किरदार के रूप में मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज हम सीधे बात करेंगे स्कूल की। ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल में आपकी भूमिका मैंने निदेशिका रूप में बताई है, लेकिन मैं आपके मुखारबिंद से हमारे
विद्यार्थियों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपकी वहाँ भूमिका क्या है, कैसे आप स्कूल को इतने अच्छे प्रकार से संभाल पाते हैं। हेमंत, मैं अपने आप को वहाँ डायरेक्टर के रूप में नहीं देखती हूँ। मुझे ऐसे लगता है मैं उन सभी बच्चों की माँ हूँ, जी। क्योंकि आज पेरेंट्स ने मुझे चुनाव करके उनका प्रतिनिधित्व तैयार किया है कि आज अगर उन्होंने अपने एवज में एक स्कूल को चुनाव किया है तो सेकंड भूमिका एज अ पेरेंट मेरी हो जाती है। जी। तो जब हर छोटे छोटे बिंदु एक माँ घर में जैसे बच्चों के साथ परिवार के साथ निर्वहन करती है, उसी प्रकार स्कूल में वो अपने आप स्वतः ही हो जाता है। उसमें कोई मेहनत नहीं लगती, उसमें कोई प्रयास नहीं लगता। वो बस एक चाह होती है, एक कोशिश होती है कि बस करना है, और अपने आप में जो एक सुखद अनुभूति होती है वो फिर रात को चैन से सोने देती है। जी, बिल्कुल सही बात कही मैडम आपने। कहते हैं कि पिता एक बच्चे के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन माँ का साया जिस विद्यार्थी या जिस बच्चे पे होता है वो बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की करता है। और एक ऐसा स्कूल जो पूरा मातृ छाया से ढका हो, आपने कहा कि मैं हर बच्चे को उसकी माँ समान मानकर उसको वही शिक्षा प्रदान करती हूँ जो मेरे बच्चे को मुझे करानी है। तो निश्चित तौर पे उस स्कूल का तो जीर्णोद्धार होना ही है और वहाँ के विद्यार्थी को प्रगतिशील होना ही है, वहाँ के विद्यार्थी में वो चीज आना ही है। फिर भी कुछ बातें हम करना चाहेंगे। आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं और कितने मतलब एक कक्षा में कितने विद्यार्थी आप पढ़ाते हैं, और उनपे टीचर स्टूडेंट का रेशियो क्या रहता है, कितने स्टाफ आपके स्कूल में है? सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा जो हमें बच्चों के साथ मेहनत करने का अवसर मिलता है वो शायद इसीलिए मिलता है कि मेरी हर क्लास में 32 से ज़्यादा बच्चे हैं नहीं जी। और हम जैसे ही बच्चे बढ़ते हैं तो अगर दूसरे सेक्शन में 15 बच्चे भी रहेंगे तो हम दूसरा सेक्शन का निर्माण कर लेते थे। तो शुरुआत हुई, बहुत एक कोशिश थी 2016 में, और हम लोगों ने इसी विचार के साथ नींव रखी थी स्कूल की कि बेहतर से बेहतर करना है। और आज 75 करीब स्टाफ है मेरे पास, 1200 प्लस स्टूडेंट्स हैं। और जहाँ तक रेशो की बात करें तो मेरे पास 18:2 मोटा मोटा एक रेशियो में शायद आपको बता रही हूँ 1, मतलब 18 बच्चों पे एक टीचर का मैं रेशियो मानती हूँ कि हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा आंकड़ा है जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाते हैं टीचर बच्चों के ऊपर। तो ये कोशिशें हैं। बहुत अच्छी बात बताई मैडम आपने, और शायद ये सभी पेरेंट्स को इस बात पे सोचना चाहिए। हमने बहुत से ऐसे स्कूल देखे हैं जहाँ पे एक क्लास में 60 70 बच्चों को भर दिया जाता है, और फिर जब पीटीएम होती है तब पेरेंट्स कहते हैं कि आप हमारे बच्चे पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। अरे तो भैया, जब वहाँ 60 बच्चे बैठे रहेंगे तो एक 45 मिनट के पीरियड में वेरी राइट, बच्चों पर कैसे शिक्षक इंडिविजुअल ध्यान दे पाएगा। तो आपका जो रेशियो है 30 स्टूडेंट इन ईच क्लास, ये बहुत ही परफेक्ट रेशियो है जिसमें 45 मिनट के अंदर एक शिक्षक हर एक बच्चे पर ध्यान दे पाता है। और यही कारण है कि आज नीमच में आपका स्कूल टॉप मोस्ट स्कूल की गिनती में आता है। और ये रेशियो की जो मैं बात करना चाह रहा था, आपसे पूछना चाह रहा था, हर क्लास का एक अलग रेशियो रहता है। चूंकि हमारे ज्ञानोदय स्कूल में प्री विंग से लेके 12th तक के क्लासेस चल रही है, तो क्या प्री विंग में ज्यादा आवश्यकता पड़ती होगी टीचर की? वहाँ का रेशियो के बारे में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल। प्री प्राइमरी के बच्चे इतने मासूम होते हैं कि उनको दीदी मम्मी इस टाइप के रिलेशन के साथ ही पढ़ा सकते हैं हम। तो वहाँ पर हर क्लास में 2 टीचर, एक मेन टीचर रहते हैं, एक असिस्टेंट टीचर होते हैं, और एक दीदी जो उनको पूरी तरीके से केयर करती हैं, उनकी शू लेस, उनको टॉयलेट कराने में हेल्प करना, उनके हैंड वॉश, उनका हाइजीन, ये सारी चीज़ों के साथ टीचर्स भी हेल्प करते हैं, टिफ़िन, सारी चीज़ों में। और हम अभी तक मेरे पास बहुत अच्छा रेशियो और टीचर्स के सपोर्ट से हम लोगों ने बच्चों को बहुत अच्छा नर्चर किया है। 20:2 टीचर्स प्लस 1 केयरटेकर दीदी हम लोग मैनेज कर रहे हैं। मतलब एक 20 बच्चों की क्लास में 2 टीचर हैं और एक दीदी भी है। एग्जैक्टली, 3 लोग आपकी क्लास में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत थोड़ा अच्छा। सा वेरी करता है रेशियो, 20 से 25 हो सकता है, पर बहुत ज्यादा हम स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं फोकस करते हैं, और इसी तरीके से हम काम करना भी आगे चाहेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा उस
उस जोन में रहता है जहां वो अपने करियर की शुरुआत करता है। कहते हैं नींव रखना, इमारत तो बाद में बनेगी, अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो उस इमारत को हम कैसे बना पाएंगे। तो आप नींव अच्छी बने, इसको लेकर आपका बहुत अच्छा प्रयास है स्कूल का। आपने बताया कि लगभग 75 से ज्यादा आपके शिक्षक हैं स्कूल में, लेकिन उन शिक्षकों की जो शिक्षा का स्तर है, उनका जो अनुभव का स्तर है, वो क्या है, ये बताएं। सर, स्तर सीबीएसई के मापदंडों से तय होता है। हर टीचर की अपनी एक भूमिका है, उनकी एक क्वालिफिकेशन है, और हर क्वालिफिकेशन को पूर्ण करना ये हमारी जवाबदारी है, ताकि बच्चों को वही क्वालिटी और स्कूल को सही, जिसको बोलना चाहिए, एक वैलिडेशन मिल सके, ताकि आगे जाकर किसी भी प्रकार के प्रश्न ना खड़े हो। उस आधार पे सारे टीचरों का चुनाव किया जाता है। जी। स्कूल में ऐसी कुछ मुख्य विशेषताएं होती होंगी, जैसे हर स्कूल में पढ़ाना तो ठीक है, सभी का काम है, और निश्चित रूप से पढ़ाई तो आपकी अच्छी होगी। आपने बताया कि इतने अच्छे शिक्षक हैं वहाँ पे, अनुभवी शिक्षक हैं जो सारे मापदंड आप फॉलो कर रहे हैं सीबीएसई के। लेकिन ऐसी कुछ मुख्य विशेषताएं जिससे स्कूल एक आकर्षण का केंद्र बनता है, क्या है? सर, बच्चों को सबसे अच्छा लगता है स्कूल में आकर, वो है एक तो स्विमिंग। ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल इस शहर का एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर स्विमिंग फैसिलिटी दी जाती है, और एक स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं कि कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं आगे के लिए, उसके लिए तैयार किया जाता है। जो स्विमिंग कोच होते हैं वो भी ट्रेंड कोच होते हैं, अप्रूव्ड कोच होते हैं, और इस तरीके से हमारे यहाँ पर बच्चे अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार मानते हैं। जब वो यहाँ आते हैं, तैयार रहते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। डांस एक्टिविटीज़ है, म्यूज़िक है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, अबेकस है, रोबोटिक्स है, इसके साथ साथ ह्यूमैनिटीज़ लैब है, मैथ्स लैब है। बच्चों को जहाँ खुशी मिलती है और जिस तरीके से वो अपनी बोलना चाहिए एक्टिविटी का चुनाव करते हैं, उस तरीके से वो अपने आप को बेहतर से बेहतर आगे के लिए तैयार करते हैं। और स्पोर्ट्स तो हमारा, जिसको बोलना चाहिए, डिफरेंशिएटर है, क्योंकि अभी तक नीमच के महान खिलाड़ियों में आने वाले कुछ और महान खिलाड़ी शायद ज्ञानोदय इंटरनेशनल एक प्रयास कर रहा है कि आगे भी देता रहेगा। बहुत अच्छी सोच है मैडम आपकी। और हमने कुछ फ्लेक्स बैनर्स में देखा भी है कि आपके बास्केटबॉल टीम्स हैं जो शायद विनर रही, मुझे पता नहीं, उसके बारे में मैं आपसे पूछता हूँ। ऐसे कौन कौन से विनर्स आपने निकाले हैं? स्पोर्ट्स की बात करते हैं, लगभग सभी प्रकार के स्पोर्ट्स आपके स्कूल में संचालित हैं। उन स्पोर्ट्स में से ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम, एक झंडा गाड़ा हो खुद का और ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल का? सर, वाकई मतलब मेरे प्राउड बच्चे हैं, और उन सभी ने चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही नाम कमाया हो, लेकिन एक माँ के लिए वो भी एक सुकून होता है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की, तो मेरे पास पृथ्वी सिंह हरोट करके एक बच्चा है, कीर्ति राज सिंह, खुशी पाल, और क्रिकेट में अभी रिसेंट एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। और मैं आपको बताती हूँ कि अभी हमारे पास जो एनसीसी है, उसमें पिछले साल एक बच्ची राइफल में शूटिंग के सिलसिले में थल सेना का जो एक प्री कैंप होता है क्वालिफाइड, वहाँ तक गई थी। स्विमिंग में हम लोगों ने नेशनल और स्टेट लेवल पे अपना परचम लहराया है। और जैसा कि आपने बास्केटबॉल का बताया, इसमें हम लोगों ने ओवरसीज़ सीबीएसई में अपना परचम लहराते हुए गोल्ड मेडल पिछले साल हासिल किया था। नेशनल इंटरनेशनल कह सकते हैं, क्योंकि ओवरसीज में पूरा ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल ने अपनी छाप छोड़कर सीबीएसई में अपना मुकाम बनाया था। और इस साल भी पूरे मध्य प्रदेश से ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल रिप्रेजेंट करने गया था। ठीक है, इस बार वो पोजीशन नहीं लगी, लेकिन बहुत अच्छा मुकाम था। फुटबॉल की बात करें तो 15 साल बाद, शायद मुझे लगता है 10 से 15 साल बाद, सुब्रतो में हमने सिल्वर मेडल हासिल किया था। और उसी सीरीज में नेक्स्ट ईयर, मतलब जो पिछला साल गया है, उसमें हम लोगों ने ब्रॉन्ज लिया था। तो जारी है कोशिशें और ये चलता रहेगा। कराटे में, जूडो में बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ऐसी कई फील्ड से शायद अगर मैं कुछ चूक जाऊं तो मेरे बच्चे मुझे माफ करें। नहीं, निश्चित तौर पर आपने जो बताया है, जो आपका प्रयास है स्पोर्ट्स को लेके,
हमने देखा है कि स्कूल में केवल एक शिक्षा तक वो सीमित हो जाता है, लेकिन आपकी जो अन्य गतिविधियां हैं, शिक्षा तो मिलना ही है, वो तो तय है। जैसे स्पोर्ट्स को आपने एक मुद्दा लेके चले, नीमच से इतने खिलाड़ियों को आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है। आपकी जो कह सकते हैं जो दूरदर्शिता है, विजन है, इसमें मैं टोकना चाहूंगी हेमंत, ये दूरदर्शिता एक्चुअली मेरे अंदर शायद पहले नहीं थी, पर ये इस परिवार में जुड़ने के बाद हुई है। मेरे जो फादर इन लॉ हैं अनिल जी चौरसिया जी, वो बहुत अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी हैं और उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय में अपना एक परचम बनाया हुआ था काफ़ी सालों तक। और मेरे हस्बैंड अभिनव जी चौरसिया, वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने फुटबॉल में और क्रिकेट में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो वो एक सोच मुझे मिली थी कि एक स्वस्थ तन में एक स्वस्थ मन बसता है। सही बात। इसी विचार से, और जब आपके विचार अच्छे होंगे तो निश्चित ही आप हर तरीके से प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। तो ये बिंदु और श्रेय मैं इन दोनों को देती हूँ जहाँ से ये विचार बना। आप सही कह रहे हैं कि एक परिवार का हिस्सा है। आपने जिनके नाम लिए उनकी जो सोच है बहुत ब्रॉड सोच है। और हाँ, जो ज्ञानोदय परिवार के मैनेजिंग डायरेक्टर है अभिनव जी चौरसिया, उनका एक वास्ट विजन था। उसी के तहत आज ज्ञानोदय कॉलेज ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ। बहुत अच्छी सोच लेके चल रहे हैं। अंचल को शिक्षा के साथ साथ उन्होंने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी दिया है। मतलब हर क्षेत्र में पब्लिक को एक अच्छे से अच्छी चीज दे पाए, वो उस सेवार्थ भाव से वो अपने उद्देश्य पर प्रगतिशील हैं। और उसी को देखने को मिल रहा है कि आज ये स्कूल भी अपने विद्यार्थियों को इतना अच्छा दे पा रहा है। ये तो तय है कि आप तो शिक्षा ही अच्छी दे पाते हैं, लेकिन उनकी सोच से आज बच्चों को स्पोर्ट्स में भी एक बहुत प्रगति मिल रही है। ये तो बात हुई स्पोर्ट्स की। हमारा स्कूल जो है वो एक हायर क्लासेस भी रन कर रहा है, जिसमें आफ्टर 10th बच्चों को 11th में साइंस लेना पड़ती है, कॉमर्स और आर्ट्स भी ह्यूमैनिटीज आप दे रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल्स लैब्स आप क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं इनको? बिल्कुल हेमंत, बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कई स्कूल्स, मैं किसी को यहाँ पर छोटा या बड़ा की घोषणा नहीं करती हूँ, पर ये बताती हूँ कि मैंने ये सोच इसलिए रखी थी कि शायद कई जगह हमने जहाँ पढ़ाई करी वहाँ कुछ चीज़ों के अभाव महसूस हुए। कई पेरेंट्स के रूप में कई लोगों की पीड़ा महसूस करी कि कहाँ क्या चीज़ के अभाव है। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने साइंस लैब, मैथ्स लैब, ह्यूमैनिटीज़ लैब, तीनों लैब्स का निर्माण किया है। और साथ ही इन सभी विद्यार्थियों को हम एक्सटर्नल टूर्स पे ले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एडुकेशनल टूर्स। और ये टूर्स, इंडस्ट्रियल टूर्स बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वास्तविकता में उसका कितना आप पालन करते हैं या अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में। क्योंकि सीबीएसई ने आजकल पूर्ण रूप से एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई को मान लिया है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ में कितना आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली करने के लिए लैब्स होना बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी। और उसका क्रियान्वयन आखिरी समय नहीं, निरंतर पूरे वर्ष चले, ये सुनिश्चित करना और ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल में तो आप अच्छी बात बताई आपने। जो किताब हमारे पास है मैथ्स साइंस की, उसको आप प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल लैब से समझा रहे हैं। लेकिन आज जो आधुनिक जमाना है, इस आधुनिकता को देखते हुए हमें कंप्यूटर्स को भी बच्चों को सिखाना है। इवन कंप्यूटर के अलावा, ये तो कॉमन बात हो गई कंप्यूटर, तो रोबोटिक्स इसमें एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट साबित होता है। और आज हम देखें तो हर व्यक्ति विशेष के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल में एक एआई टेक्नोलॉजी भी शामिल हो चुकी है, जिसके दो पहलू अच्छे भी और बुरे भी। तो क्या इन सभी को देखते हुए क्या कंप्यूटर लैब, रोबोटिक्स लैब, इन बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना, ये सब आप कर पाते हैं? हेमंत, ये प्रश्न जो आपने पूछा है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कंप्यूटर की किताबें हैं उनको आप किस तरीके से, जो आप पढ़ रहे पावर पॉइंट, पेंट, MS वर्ड, किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी, मेरे पास 2 कंप्यूटर लैब्स हैं, एक सीनियर विंग की और एक छोटे बच्चों के लिए। बहुत अच्छी बात है जी।
उसमें अप टू 8 तक के बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब डिज़ाइन की गई है, जिसमें टीचर्स बकायदा उनको 3 दिन कंप्यूटर एडुकेशन के साथ 3 दिन प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। तो ये वीक का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जहाँ तक AI और रोबोटिक्स का सवाल है, हमने बकायदा इसके लिए एक लैब तैयार किया है। लैब के साथ साथ जब ऐसे किसी भी बोलना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं या परफॉर्मेंस होते हैं, यहाँ जहाँ पर एग्जीबिशंस लगती है, तो हमारे बच्चे वहाँ जाकर अपना परफॉर्मेंस देते हैं। और हमारे पास काफ़ी एक्सपर्ट पर्सन है इसके लिए। छोटे बच्चों को पहले तो आपको ये इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि कोडिंग या लैंग्वेजेस बच्चों को अट्रैक्ट नहीं करती। सही बात। लेकिन जब वो छोटी छोटी चीज़ें चलती हैं, उड़ती हैं, घूमती हैं, जवाब देती हैं, तो उन चीज़ों से बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप होता है। उस चीज़ से इंटरेस्ट डेवलप करके आप उनको फिर बाकी चीज़ों में मोल्ड कर सकते हैं और फिर जो आप चाहते हैं। और देखिए बखूबी ये बात तो सच है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तकनीकी के अगर दुष्प्रभाव हैं तो उससे कहीं ज़्यादा उसके परिणाम सफल परिणाम है, जो हमारी उन्नति के लिए और मनुष्य विकास के लिए उपयोग में आ रहे हैं। तो ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात करी एक इंटरेस्ट की। आजकल विद्यार्थियों में हमने देखा है ना तो पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, ना खेलकूद में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, ना ही सांस्कृतिक गतिविधियों में इंटरेस्ट आ रहा है, और उसका कहीं ना कहीं हम कारण देखते हैं तो ये मोबाइल ही सामने आ रहा है। तो ऐसी चुनौतियों को आप किस प्रकार से दूर कर पाते हैं और क्या तरीका अपनाते हैं कि आपके विद्यार्थियों में ये सब प्रकार के इंटरेस्ट डेवलप हो? हेमंत, वाकई चुनौतीपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब मैं जो दे रही हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग सहमत होंगे, पर मुझे लगता है कि बच्चों को आप अगर बहुत जगहों पर ऐसे होता है कि हम लोग विजुअल स्टडीज़ का सहारा लेते हैं, पर मेरा मानना है कई देशों में रिसर्च के बाद पाया गया है कि जो हम वाद संवाद जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन और एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ थॉट्स वो जब करते हैं तो बच्चा क्यूरियस होता है। सही बात। अगर ड्रामे के थ्रू, अगर आप हिस्ट्री सिखाते हैं, अगर आप साइंस सिखाते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इंग्लिश सिखाते हैं किसी कम्युनिकेशन टॉक के थ्रू, और अगर आप किसी बोलना चाहिए वैल्यू एजुकेशन को सिखाते हैं किसी स्टोरी के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में प्रश्न बनाती है और ये प्रश्न बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। ऑडियो विजुअल कुछ समय के लिए अच्छा है, ज़रूरी भी है और आज की आवश्यकता है, लेकिन हम इस पे पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते क्योंकि ये बच्चों की सोच को रोक देता है। सही। अगर बच्चों की सोच को जागृत करना है तो उनसे सवालों से शुरुआत करें। प्रश्न आपका चैप्टर शुरू होने के पहले होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इससे फायदे हैं, कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है। ये सारे बिंदु जब बच्चे सोचता है और प्रश्न उनके साथ साझा करता है, उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को डेवलप करती है। और घर जाके भी फिर वो हो सकता है टीवी पे देखे कोई एक अच्छा फोटो लेकिन अपनी ड्राइंग बनाएगा, हो सकता है देखे वो यूट्यूब पर वो वायलिन या फिर फ्लूट बजाने की कोशिश करेगा। सही बात है। तो तकनीकी का सदुपयोग बच्चों को एक थॉट के साथ दे दीजिए, आप चमत्कार होते हुए देखेंगे। बहुत ही सही उत्तर आपने दिया है मैडम, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो सोच है वो सोच ही स्कूल को इतना प्रगतिशील बना रही है। लेकिन एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आपके साथ 75 जनों की टीम है, आपने बताई है। क्या इनको, आप तो क्लास में ज़्यादा जा नहीं पाते हैं, 75 लोग क्लास में रहते हैं, इनकी आप समय समय पर ट्रेनिंग करते हैं? आप एक बात बताइए हेमंत, अगर एक शिक्षक अपने अंदर बदलाव नहीं लाएगा, जैसे कि हम कहते हैं कि मनुष्य जीवन ही बदलाव का समूचा निचोड़ है और उसके अनुसार ही हमें परिवर्तन के अनुसार ही चलना है, अपने आप को ढालना है, सुदृढ़ करना है, आगे बढ़ाना है, और वो प्रकृति का नियम भी है। तो शिक्षकों को बहुत ज़रूरी है कि वे अपने अंदर आज के समय और बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन लाएं। सही बात है। उनकी शिक्षा प्रणाली जो पहले थी और आज है उसमें बहुत अंतर है। हमारे सीखने के तरीकों में बहुत अंतर है, हमारे समझने के तरीके में बहुत अंतर है। तो शिक्षक निरंतर प्रयास करेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। उसके लिए कई वर्कशॉप्स होती हैं, कई ट्रेनिंग्स होती है,
और मेरे यहाँ पर तो एक नियम भी है, एक एकेडमिक सेशन में एक टीचर को अपनी 2 किताब पढ़कर उसका रिव्यू मुझे सबमिट करना पड़ता है। ओ, ये एक कोशिश है हम लोगों की। और इसके अलावा उन लोगों से कहा गया है कि आप ऑनलाइन अगर ट्रेनिंग्स लेते हैं या वर्कशॉप या क्लास कोई अटेंड करते हैं तो आप उसके सर्टिफिकेट्स, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ जमा कराएं। और अगर आप ऑफलाइन कहीं जाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से आपको वो सीएल के रूप में सौगात दी जाएगी। आप शिक्षा ग्रहण करें और कुछ नया सीख कर आएं और बच्चों को दें। आपने अभी बताया कि हमारे समय का जो दौर था उसमें कैलकुलेशन में भी जब मैथ्स पढ़ता था, हालांकि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, फिर भी जब गुणा भाग की जब बात आती थी तो मैं भी ऊपर नीचे सोचने लगता था। लेकिन आजकल बच्चे ही उंगलियां घुमाते हैं और आंसर निकाल देते हैं, जिसे हम नाम देते Like a magic. हाँ, जिसे हम नाम देते हैं अबेकस। बिल्कुल बिल्कुल। ये अबेकस जैसी शिक्षा भी आपके स्कूल में प्रोवाइड की जा रही है? बिल्कुल, ये अबेकस एक ऐसा मंत्र है और ऐसी टेक्निक है कि बच्चों को नंबर के साथ प्यार हो जाए, उनका जो डर है वो दूर भाग जाए। और जब ये एक बार हो जाएगा तो मैथ्स मुझे लगता है बहुत एक एंटरटेनिंग गेम हो सकता है। हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास से हमने अबेकस इंट्रोड्यूस किया है और ये बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के है। ये करिकुलम है बच्चों के लिए। यहीं पर बच्चे अपनी पूरी अबेकस की क्लासेस और जितने लेवल्स हैं वो पढ़ के निकलेंगे तो उनकी मैथ्स और कैलकुलेशन ज़्यादा स्ट्रांग होगी। उन्हें मोबाइल, कैलकुलेटर चीज़ों का ज़्यादा सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होती है, जहाँ टाइम कैलकुलेशन के साथ आपको सारे क्वेश्चन हल करने होते हैं। वहाँ पर आप बहुत अच्छे से अबेकस के सपोर्ट के साथ जीत सकते हैं। मैडम, आप तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं विद्यार्थियों के लिए। आप अपना कहते हैं भरसक प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थी अच्छा बने, लेकिन बच्चा रहता केवल 6 घंटे है स्कूल में और 24 घंटे में से 6 घंटे निकाल दें हम तो लगभग 18 घंटे वो रहता है घर पे। तो जब वो घर पे रहता है तो उसकी मूल जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स पे आती है। तो इसको देखते हुए स्कूल में टीचर्स या मैनेजमेंट और घर पे पेरेंट्स के बीच में एक संवाद होना बहुत जरूरी होता है। ये जो संवाद है जिसको आप एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग के माध्यम से संचालित कर पाते हैं, इसमें आप किस हद तक आपके प्रयास को सफल कर पा रहे हैं? मंच मैंने हर चारों चहु दिशाओं से खोल रखे हैं पेरेंट्स के लिए कि अगर किसी भी रूप में वो किसी भी तरीके से असुविधा महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं, कहीं रुकावट महसूस करते हैं, तो वे स्वतंत्र हैं यहाँ स्कूल में, विद्यालय में बिना पेरेंट्स टीचर मीटिंग के भी आकर अपनी बात रखने के लिए। हर महीने पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाती है और जो बोलना चाहिए जागरूक माता पिता हैं थोड़ा सा आते हैं, लेकिन शायद जितनी कोशिश हमारी रहती है 100% पेरेंट्स टर्न अप नहीं हो पाते हैं। शायद अभाव रहता है गाड़ियों से ना आ पाने का। कभी हो सकता है कि कुछ महिलाएं गाड़ी चलाना भी नहीं जानती। उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। एक हमारे पास हेल्पलाइन नंबर है, हेल्प डेस्क। इसके अलावा हमने एक एप्लीकेशन स्कूल ज्ञानोदय इंटरनेशनल की बनाई हुई है। सारी चीज़ें डे टू डे की हम उस पर साझा करते हैं एप्लीकेशन पे, ताकि अगर बच्चा स्कूल नहीं आया है तो आज कक्षा में क्या पढ़ाया है वो बच्चे के पास पहुंच जाता है। तो किसी भी रूप में बच्चे का नुकसान ना हो। अगर वो घर पे फ्री है तो वो अपना वर्क कंप्लीट कर सकता है वहाँ से देखकर। और अगर ऐसी कोई विशेष उसने छुट्टी इस कारण से ली है कि घर में शादी है या बीमार है या कोई अन्य कारण है, तो उसको किसी से कॉपी मांगने की ज़रूरत नहीं, वो डेटा वहाँ अवेलेबल रहता है। व्हाट्सएप पे हमने फीचर दे रखा है कि पेरेंट्स अपनी जो भी कंसर्न से शेयर कर सकते हैं। रोज़ टीचर 3 से 4 कॉल हमारे पेरेंट्स को लगाते हैं और उसमें सिर्फ कंसर्न कॉल नहीं होते हैं, उसमें हैप्पी कॉलिंग भी होती है। हैप्पी कॉलिंग का मतलब है कि आज आपके बच्चे ने अपना जो लंच है, मील अच्छे से लिया, यूनिफॉर्म प्रॉपर है, हैंडराइटिंग इम्प्रूव हुआ है, एकेडमिक्स इम्प्रूव हुआ है, आज हेल्प किया है। तो ये छोटे छोटे सारे पैरामीटर्स को टीचर जब ऑब्जर्व करते हैं और रोज़ जब पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं तो उससे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बना रहता है। सही बात है। मैडम, बहुत सारी बातें हुई। एक
वर्ड आपने बीच में लिया था एनसीसी, एक बच्ची है जो शायद राइफल शूटिंग में कुछ पदक भी लेकर आई है, जो भी कर आई है। मैं पूछना चाहूंगा इसको लेके, एनसीसी को लेके आप क्या निरंतर आपके कुछ कोचिंग होती है, कुछ सिखाते हैं, क्या चलता जी है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमारे पास एक फुल टाइम शिक्षक है शुभम, वो यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं और मेरे पास 50 स्टूडेंट्स की ऑक्यूपेंसी रहती है जो अप्रूव्ड है, और उसमें मेरे पास अभी 35 स्टूडेंट्स इन कोर्स रन कर रहे हैं। गर्ल बॉय दोनों? गर्ल्स बॉयज़ कम कोएड स्कूल है और एनसीसी दोनों ही जेंडर्स के लिए ओपन है, तो वहाँ से भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त है। जो गैजेटेड ऑफिसर्स है वो आते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों के लिए बकायदा स्कूल की तरफ से एक नाश्ते का प्रावधान है वो पूरा किया जाता है। तो हर तरीके से बच्चों को इंगेज करना और सही टीचर्स के द्वारा ट्रेन कराना, ये कोशिश जो चल रही है उसमें हमें वैसे टीचर मिलते भी जाते हैं, ये सबसे खास बात है। स्पोर्ट्स की बात हुई, एनसीसी की बात हुई, ये तो मैडम क्या है कि करियर डिसाइड कर देते हैं बच्चे का, या तो बच्चा एक एंटरटेनमेंट पर्पज से खेलता है या फिर उसको करियर बनाने के उद्देश्य से खेलता है, और वो करियर बनाने के लिए आपको एक राह दिख जाती है कि ये बच्चा इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अदर स्टूडेंट्स, ये तो केवल 10 to 15% स्टूडेंट्स की बात हुई, मैं बात करना चाहूँगा 85% स्टूडेंट्स की, जो सोचते हैं 12वीं के बाद करियर क्या होगा, जबकि सोचना स्कूल स्तर से स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या इस प्रकार की कुछ गतिविधियां आपके यहाँ होती हैं जहां बच्चा समझे कि मेरे को अब किस दिशा में आगे बढ़ना है? बिल्कुल हेमंत, इसके लिए निरंतर प्रयास रहते हैं और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एजुकेशनल जो बोलना चाहिए हेड्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम बुलाते हैं। बीच में हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट से भी कई लोग आए, कोर्ट से जो बोलना चाहिए हमारे पास कई एडवोकेट, हमारे पास जजेस भी आए जिन्होंने बच्चों को लेक्चर्स दिए, हमारे पास डॉक्टर्स आए जिन्होंने बच्चों को एडवाइस किया, और ये जो एडवाइस होता है ये करियर ओरिएंटेशन के साथ बोलना चाहिए सेल्फ सेफ्टी और किस तरीके से वैल्यू बेस क्रिएट कर सकते हैं हम सोसाइटी में, ये सारे परिवेश को ध्यान रखते हुए होता है। और जहाँ तक एकेडमिक्स और बच्चों के कहना चाहिए एक्सपर्ट कम्युनिकेशन की बात है, उसमें हम कई बार पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी एजुकेशन के साथ एक बहुत अच्छा देश का नागरिक बनाया है, वो पेरेंट्स भी जब उन बच्चों के साथ बात करते हैं तो बहुत अच्छा आउटपुट आता है। हम ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं जहाँ पर अपने अनुभव साझा करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चों को एडवाइस करते हैं। तो हर क्षेत्र से हम कोशिश करते हैं बच्चों को एडवाइस करने की, उनका करियर प्लान करने की, एक अच्छा नागरिक बनने की। इस तरीके से हम लोग अभी तक चल रहे हैं। जी, एक सर्वगुण संपन्न शब्द होता है जो पब्लिक में बच्चा जाके खुद को प्रदर्शित करे, जिसमें उसके संस्कार भी दिखते हैं। कहते हैं कि स्कूल केवल किताबी ज्ञान के लिए नहीं है, संस्कारों के लिए भी है। तो क्या संस्कार देने के लिए ऐसी कुछ गतिविधियां आपके स्कूल में होती हैं? हेमंत, वो कहावत है ना कि बच्चों को अगर आप सिर्फ बोलोगे तो नहीं सीखेंगे, उसके लिए आपको करना पड़ेगा पहले। तो अगर हमारे टीचर्स किताब में से बच्चों को वैल्यू एजुकेशन पढ़ाएंगे, इट वोंट वर्क। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर न्यूज़पेपर में अगर किसी टीचर ने कोई स्टोरी देखी है, कोई हादसा देखा है, या अपने ज़िंदगी को जोड़ते हुए किसी बोलना चाहिए टेक्स्ट बुक का कोई टॉपिक है और वो अपना एक्सपीरियंस बच्चों को बताते हैं, वो सारी चीज़ें क्लासरूम के किसी बच्चे का उदाहरण अच्छे रूप में ये बच्चों को प्रेरित करता है। और आप कोशिश यही करो उस सारी स्टोरी, मॉरल, एक्सपीरियंस से कि बच्चों को आप क्या पीछे का आइडिया देना चाहते हो। पॉजिटिव आइडियाज़, पॉजिटिव थॉट बच्चों के साथ आप अपनी स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस के साथ जब बताते हैं तो ऑफ कोर्स बच्चों में बहुत चेंजेस आते हैं। इसके साथ एक पेरेंट्स की एक बहुत इच्छा होती है कि उसका बच्चा है ना, भले उसको कुछ नहीं आता हो, लेकिन बच्चे से अपेक्षा रहती है कि घर आके इंग्लिश में बोले। भले हमें इंग्लिश नहीं आ रही हो, लेकिन बच्चा इंग्लिश में बात करे।
जो बोलना चाहिए, ये एक प्रकार का थ्रेड बोल लीजिए आप, जो आपने अभी मुझे बताया, पर मैं हमेशा एक बोलना चाहिए परेशानी को अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ। और मुझे लगता है कि कोशिशें निरंतर होनी चाहिए। एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन ज़रूर होता है। सही बात। और इंग्लिश में बच्चा थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करता है अपनी बात रखना, और सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस करें, वो शब्दों के चुनाव आपको धीरे 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 तैयार करते हैं। हमारे यहाँ प्री प्राइमरी में बच्चों को इसी तरीके से स्टार्ट किया जाता है, जो ग्रेजुअली अपर लेवल तक और स्ट्रॉन्ग तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है। डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हम लोग ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, राइटिंग स्किल्स कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, हम लोग एक्सटम्पोर कराते हैं, पोयम, बहुत अच्छे बच्चे पोयम इंग्लिश में भी लिखते हैं हमारे यहाँ। हम लोग ई मैगज़ीन लॉन्च करते हैं जिसमें बच्चे, टीचर्स अपने भाव लिखते हैं। तो ये छोटे छोटी कोशिशें बच्चों को मोटिवेट करती हैं। और फिर जब आप क्वेश्चन इंग्लिश में करेंगे तो चाहे टूटी फूटी, लेकिन बस प्रोत्साहित करिए बच्चों को। एक बार ऐसा होगा कि बच्चा शायद डरेगा, लेकिन आपके एक्सेप्टेंस से उसका फियर धीरे धीरे कम होने लगेगा। सही बात। और कोशिशों से एक मुकाम जरूर ही हम हासिल करेंगे। मैडम, एक हॉबी एक वर्ड होता है जिसमें हर बच्चे का एक अलग अलग शौक होता है। उस शौक को पहचानना और उसी पे वर्क करना, क्योंकि हॉबी ही अगर करियर बन जाए तो मेरे हिसाब से इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अगर सचिन तेंदुलकर को नहीं पता होता कि मेरी हॉबी क्रिकेट है तो शायद आज वो सचिन तेंदुलकर नहीं होता। अगर अमिताभ को नहीं पता होता कि मैं एक्टिंग अच्छी कर सकता हूँ तो शायद अमिताभ आज अमिताभ बच्चन नहीं होते। तो कैसे आप हॉबी को पकड़ के बच्चों को उसी डायरेक्शन में डाल पाते हैं, या हॉबी पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं? बहुत बड़ा चुनौती का ये एक परिवेश है, क्योंकि क्या होता है, मैं एक एज अ पेरेंट, मेरी आशा मेरे बच्चे के लिए कुछ और है, लेकिन एक मासूम से बच्चा जो कि यहाँ पर पहली बार स्कूल में आया है, उसकी आशाएं अभी निर्मित नहीं हो रही है। वो जब 10 लोगों से मिलेगा, 10 चीज़ें कोशिश करके खेलेगा, 10 एक्टिविटी में जाएगा, तब वो चुनाव करने योग्य बनेगा। तो अप टू सेकंड पहले हम ये करते थे कि बच्चों को सारी एक्टिविटीज़ कराते थे बाय डिफ़ॉल्ट, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स, हर प्रकार की एक्टिविटी होती है। और इसके बाद थर्ड से हम बच्चों को मौका देते थे चुनाव का। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस मेरे ऐसे रहे कि मुझे ऐसा लगा कि थर्ड का बच्चा भी इतना शायद मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है। तो इस साल से हम एक नई कोशिश कर रहे हैं जिसमें 3rd to 5th के बच्चों को भी हम सारी एक्टिविटीज़ देंगे। और 6th का बच्चा जब वो सब गतिविधियों को थोड़ा थोड़ा यूज़ करेगा, उसके अंदर जाएगा, तो अपना बेस्ट इंटरेस्ट खोज पाएगा। हमारे यहाँ लाइब्रेरी क्लास होती है, बच्चे लाइब्रेरी में जाके बुक रीडिंग करते हैं। बहुत अच्छी बात। इसके बाद उसको तय करने में आसानी होगी कि वो अपना क्या दिशा तय करे। और सीबीएसई ने जो एक नया बोलना चाहिए सोच रखी है, वो बहुत बहुत उम्दा है। प्रैक्टिकल, दूसरा बच्चा अपना तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़े, इसके साथ बच्चे अपने स्किल्स को डेवलप करे। ये सारी सोच पेरेंट्स को भी अब नए विचार की तरफ अग्रसर कर रहे हैं कि शिक्षा एक मात्र रास्ता नहीं है अपने बच्चे का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए, पर हर तरीके से आप बच्चे को अपने क्षेत्र में उसकी ऊंचाइयों तक उड़ान भरने में मदद कर सकते हैं। उसको वो जो चाहता है वो करने दें, उस सोच के साथ। अगले 3 साल में स्कूल को कहाँ देखते हैं? मैं बहुत छोटे छोटे कदम चलने में विश्वास रखती हूँ हेमंत, और मुझे बस ये एक जिम्मेदारी महसूस हो रही है कि ये आने वाला सत्र मैं बहुत अच्छे से चला पाऊँ। और आने वाले 3 साल, जब ये साल बहुत अच्छा जाएगा, आने वाला साल की नीयत पीछे अच्छी होगी, तो बहुत ही अच्छा आने वाला भविष्य भी है। भविष्य तब अच्छा होगा जब बच्चे यहाँ से एक ऐसा मुकाम हासिल करके निकलेंगे कि आने वाले समय में वो अपनी ऊंचाइयों को, अपने सपनों को पाएंगे। वो मेरी असली बोलना चाहिए जीत रहेगी या कामयाबी रहेगी।
और इस साल हम लोग ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल 10th ईयर में हैं अपने, तो ये बहुत ही खास साल है हमारे लिए। और इस साल में बहुत सारी नई चुनौतियों के साथ, उत्साह के साथ एक विचार है कि बच्चों का हित, पुरानी गलतियों को ना दोहराते हुए नया सीखते हुए आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी सोच है मैडम, और निश्चित तौर पे जो आपका विजन है वो स्कूल के साथ विद्यार्थियों को उनके करियर में एक अच्छी ऊंचाई तक लेके जाएगा। फिर भी सत्र स्टार्ट हो चुका है 2026-27 नए प्रवेशों का। अंतिम छोर में हम आ चुके हैं इस पॉडकास्ट में, और अंतिम प्रश्न के रूप में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसी 2 बात जिससे जो ये पॉडकास्ट देख रहा है या जो ये बात सुन रहा है हमारी, आपसे ऐसी 2 बात जानना चाहूंगा कि वो 2 बातें आपके स्कूल में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी को और उसके अभिभावकों को अट्रैक्ट करें। मैं यहाँ कोई प्रमोशन करने नहीं आई है फिर भी दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ हर माता पिता से, आपने अपने स्कूल टाइम में जो कमियां महसूस करी, हर माता पिता चाहता है वो कमियां उसका बच्चा महसूस ना करे। हमें नहीं बताना कि हम किस चीज़ में निपुण हैं, हमें ये जानना है कि आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, और उस अपेक्षाओं पे हम खरे उतरने का फिर प्रयास करते हैं। गतिविधियाँ हर स्कूल दे रहा है, पर हमारे यहाँ गतिविधियाँ बच्चे रोज स्कूल आने के लिए उत्साहित हो, वो स्कूल का सबसे बड़ी जीत होती है। सही बात। स्विमिंग हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा, बच्चों के लिए बोलना चाहिए कि एक खुशी का वो रहता है मौसम गर्मियों का, जिसमें बच्चे अपना स्विमिंग क्लास अटेंड करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक, डांस, हमारे पास हर प्रकार की दिशा में बढ़ने के लिए वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, म्यूज़िक टीचर्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स हैं। रोबोटिक्स में मेरे पास एक्सपर्ट पर्सन है, एनसीसी हम चलाते हैं, अबेकस हम चलाते हैं। मेरे पास पीटीआईज की अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स में, तो मेरे पास 10 स्पेशल पीटीआईज हैं जो अपने अपने क्षेत्र में निपुण हैं। मैं बोलती हूँ कि ये सब चेरीज ऑन द केक हैं अगर मैंने जो अभी आपको बताया, लेकिन जो बेसिक हमारे मेन्यू है खाने का, एकेडमिक्स, उसके लिए भी मेरे पास बेहतरीन टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी दिशाओं में एक्सपीरियंस के साथ कामयाबी हासिल करी है और नित नए वर्कशॉप अटेंड करके अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया है। निश्चित तौर पे हमने ये जो पॉडकास्ट पूरा किया है प्रमोशन को देखते हुए नहीं किया है, लेकिन एक अच्छे स्कूल की जानकारी अगर पेरेंट्स को मिलेगी तो हम विद्यार्थियों को एक अच्छा स्कूल प्रोवाइड कर पाएंगे। पेरेंट्स क्या भ्रमित रहते हैं अनर्गल बातों से, जो आसपास की बातें चलती हैं, लेकिन आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से स्कूल की, ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल की वो बातें उन तक पहुंचेगी, क्योंकि जितना आप इस स्कूल को समझ सकते हैं, जितना वहाँ के शिक्षक समझ सकते हैं, उतना वो नहीं समझ सकता है जो अनर्गल बातें करता है। तो निश्चित तौर पे आज की हमारी जो चर्चा है आपके स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी, और वो विद्यार्थी या वो अभिभावकगण जो स्कूल को जानना चाह रहे थे कि ज्ञानोदय इंटरनेशनल ही क्यों हमारे लिए बेहतर रहेगा बच्चे के लिए, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो अच्छे से उनके प्रश्नों के उनको उत्तर मिलेंगे। थैंक यू हेमंत। तो मैडम, आपने हमें अपने अमूल्य समय में से कुछ समय दिया, कुछ लम्हे दिए, जिसके कारण हम अपनी इस चर्चा को, इस महत्वपूर्ण चर्चा को दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। उसके लिए मैं आपका पॉडकास्ट विद एचएस शो की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और आपसे अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी हम जब भी आपसे समय मांगेंगे तो आप हमें अपना अमूल्य समय देंगे। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। तो आज के पॉडकास्ट को यही विराम देते हैं मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आपने इस पॉडकास्ट को अंत तक देखा, अंत तक सुना, मैं आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आगे ऐसे निरंतर पॉडकास्ट जारी रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है डॉक्टर गरिमा मैडम से आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट में कमेंट्स जरूर करें। ये पॉडकास्ट जो शूट किया है
हमारे मित्र नीमच भजन गायक से मुकेश जी धनकर ने किया है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे निरंतर पॉडकास्ट देखते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।